हेलो दोस्तों, सफरनामा बाई सुरेश के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम चलते हैं सफरनामा में एक ऐसे अनुभव के सफर पर जो कि मेरे बहुत दिल के बहुत ही करीब है, और वो है ये मेरा गार्डन। दोस्तों, वैसे तो मुझे गार्डनिंग का शौक जब बचपन से ही था। गांव में रहते थे, वहाँ इतने साधन तो थे नहीं, गमले भी नहीं होते थे, तो हमने एक राजमिस्त्री को बुला के और घर की दीवार पर जो ईंट और सीमेंट से गमले बनवा लिए था, उसमें मैं अपने मनपसंद के पौधे लगा लेता था। इसके अलावा जो टूटे हुए घड़े या टीन या जो प्लास्टिक के कनस्तर, इनमें भी हम जो पौधे लगा लेते थे। और जब धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, जॉब लगा, तो तब मेरी पत्नी ने भी मेरा बहुत साथ दिया गार्डनिंग के शौक में, और हमने बहुत सारे गमलों में अपने मनपसंद के पौधे लगाए हुए थे। तब हमने सोचा था कि अगर भगवान ने कभी इस लायक बनाया कि हम अपना घर बना पाए, तो घर में एक गार्डन जरूर बनाएंगे। भगवान ने हमारी सुनी, और आज से 25-26 साल पहले जब हमने घर बनाया, तो मैंने इसकी डिजाइनिंग इस तरह से की कि घर के पीछे के आंगन में एक लॉन का प्रोविजन रखा। इसकी सारी डिजाइनिंग मैंने खुद की, और उसमें तब से लेके अब तक हम अपनी मनपसंद पौधे, फूल, सब पौधे लगा के अपने शौक पूरे कर रहे हैं। और अब मैं आपको सारा दिखाता हूँ अपना लॉन और उससे जुड़ी कहानियां, किस्से और हमारे अनुभव। आओ चलते हैं अपने गार्डन के सैर पे। बगल से कैसा दिखाई देता है हमारा गार्डन, ये आप भी देखिए। और अब हम चलते हैं गार्डन के अंदर। गार्डन के एंट्रेंस पे हमने यह गेट बनाया हुआ है। इस गेट की भी अपनी एक कहानी है। जब शुरू में हमने गार्डन बनाया था तो गेट नहीं था। बाद में मुझे लगा भी कुछ अलग होना चाहिए। इसकी एंट्रेंस पे हमने गेट लगवाया और हैज लगवाई। और हैज के बाद हमें किसी ने कहा कि आपका गार्डन छोटा है, आपने इतनी बड़ी हैज लगा दी, तो ये गार्डन को ढक रहा था। हमने हैज कटवा दी। लेकिन जब हैज कटवा दी तो उसके बाद हमें उसके डिसबेनिफिट पता चले, क्योंकि जब तक हैज लगी हुई थी उसमें बुलबुल पक्षी आके अपना घोंसला बनाती थी, और जब हैज हट गई तो बेचारे पक्षी आते थे, देख के मायूस होकर चले जाते थे। तो मैंने फिर से हैज लगाई, और अब ये 1 साल से फिर ये हैज फल फूल रही है। और जिस पर्पज के लिए हमने लगाई थी वो हल हो गया, क्योंकि इसमें इस बार बुलबुल पक्षी अपना घोंसला बना रहा है। तो चलिए लॉन के अंदर चलते हैं। हमारे ये गार्डन का एक अट्रैक्शन है ये फाउंटेन। इसकी भी अपनी एक कहानी है, क्योंकि जब हमने मकान बनाया उस बिल्डिंग मटेरियल में इतनी क्रांति नहीं थी, मतलब इतनी वैरायटी भी नहीं थी, और मेरा मन था कि मैं फाउंटेन जरूर लगाऊंगा। मैंने जगह जगह पता किया, लोग हैरान होते थे, कहते घर में फाउंटेन कौन लगाता है। फिर भी मैंने जब मार्बल वाले को कहा कि जयपुर से ये फाउंटेन मंगवाया, और जब मंगवा लिया तो उसके बाद आई बात कि इसको लगाएगा कौन। जो मेरा प्लम्बर था वो कहते हैं जी मुझे तो नहीं पता कैसे लगाते हैं। फिर मैंने खुद सारा जो है इसकी डिजाइनिंग की और सारी इसकी इंस्टॉलेशन भी खुद की, और तब से लेके अब तक सही काम कर रहा है। और इसमें फुहारा चलता है, लाइटें भी हैं साथ में, और इधर गार्डन लाइट भी हमने लगाई हुई है। और इसमें देखो गर्मियों में एक काम और होता है, इसमें यहाँ हम पानी डाल देते हैं और पक्षियों के पीने के लिए पानी भी हो जाता है। देखो अब जैसे डाला हुआ है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने गार्डनिंग कैसे की है। ये गार्डनिंग हम 4 लेयर में करते हैं। जो शुरू में है एक क्यारी बनाई गई है, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये ईंटों से इनका बाइफर्केशन किया गया है। पीछे क्यारी है, और ये बीच में जो है लॉन में घास लगाई गई है। ये घास कोरियन ग्रास है। अब थोड़ा मौसम क्योंकि सर्दी का था, थोड़ी पीली पड़ गई है। अब जो गर्मी बढ़ेगी ये हरी होती चली जाएगी। इसके बाद जो है शुरू में फर्स्ट लेयर में हमने लगा रखी है ये हैज। ये देखो, ये हिबिस्कस की हैज है, और ये हिबिस्कस वेरीगेटा है, जो मौसम के अनुसार अपना रंग बदलती रहती हैं इसकी पत्तियां। उसके बाद जो है हम एक लेयर में लगाते हैं सीजनल प्लांट्स, जैसे आजकल ये डहेलिया लगा हुआ है। और डहेलिया के पौधे और इसके फूल बहुत ही मनमोहक होते हैं। ये देखिए,
ये देखो कली खिल रही है, कितनी प्यारी लग रही है। एक एक फूल जो है इतना सुंदर लगता है, इतना मनमोहक लगता है कि देखकर आनंद आ जाता है। ये देखिए, ये फूल देखिए, और ये डहेलिया का फूल देखिए, अलग ही छटा है। हर फूल में अलग कलर, अलग जो ग्रेस है, अलग ही मजा है। ये देखिए, इस पौधे पर देखो कितने फूल लगे हुए हैं। ये बीच में हमने गुलाब के पौधे भी लगाए हैं। ये देखो गुलाब में भी कितने मनमोहक फूल आए हुए हैं। ये सब डहेलिया है। सर्दियों में तो सीजनल प्लांट्स की वैरायटी बहुत होती है, लेकिन गर्मियों में दिक्कत आती है। गर्मियों में यहाँ टेम्परेचर 48-50 डिग्री तक चला जाता है, उसमें इंसानों का रहना तो मुश्किल है, बेचारे पौधे भी क्या करें। इसके बाद हमने एक लेयर ये बनाई है, घास और ईंटों के बीच में थोड़ा सा मिट्टी खोद के वहां पे हम सीजनल प्लांट लगा देते हैं। छोटे प्लांट होते हैं, जैसे आजकल ये डायंथस और मैरीगोल्ड हमने लगा रखा है। और इस साइड जो है सालविया है। ये देखो कितना प्यारा सालविया खिला हुआ है, ये देखिए। इसके अलावा हमने कुछ हर्ब्स भी लगाए हुए हैं, जिसमें से एक तो ये है, जिसे हम अपनी भाषा में मरुआ कहते हैं। कहते हैं कि इसके पत्तों की चटनी खाने से किसी को भूख न लगती हो तो उसकी एपिटाइजिंग बढ़ जाती है। और दूसरा है ये एलोवेरा। एलोवेरा कितना गुणदायक हर्ब है सभी जानते हैं, और तरह तरह की औषधियां इससे बनती हैं, और तरह तरह के सौंदर्य प्रसाधनों में भी इसका प्रयोग होता है। तो ये भी बहुत काम का पौधा है, हर्ब्स है, जो हमने गमले में ही लगाया हुआ है। इसके अलावा साथियों, हमारे पास एक ये पारिजात का पौधा है। पारिजात को देवताओं का वृक्ष कहा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय पारिजात समुद्र मंथन से निकला था। साथियों, आपको याद होगा कि हमारे एक वैज्ञानिक जेसी बोस जी ने अर्ली 19th सेंचुरी में एक अनुसंधान किया था, एक खोज की थी कि पौधों में भी फीलिंग्स होती हैं। और यहाँ तक कि मैंने तो ये भी पढ़ा है कि एक सोलोमन आइलैंड करके है, वहां की ट्राइब्स जो हैं, जब अपनी खेती के लिए जमीन खाली करना चाहती हैं तो पेड़ों को काटती नहीं है, बल्कि सभी लोग घेरा बना के पेड़ों के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और खूब गालियां निकालते हैं उन पेड़ों को। और धीरे धीरे वो पेड़ जो है गालियां सह सह के आखिर मुरझाना शुरू हो जाता है और खत्म हो जाता है। इसी तरह यही अनुभव मैंने अपने गार्डन में भी की। ये नींबू का पेड़ देख रहे हो, इसको मैंने शुरू में गमले में लगाया था, लेकिन इसने 1-1.5 साल तक कोई ग्रोथ नहीं हुई, तो मैं इसको उखाड़ के फेंकना चाहता था। मिसेज कहने लगी कि उखाड़ के फेंकते क्यों, इसको पीछे अपने क्यारी में लगा देते हैं। तो मैंने उनकी बात मान के क्यारी में लगा दिया, और फिर इसको रोज दुलारता रहा, इसका हौसला बढ़ाता रहा। इसको कहा बेटा अब तू फल फूल। और कुछ समय बाद इसमें पोपले नजर आ गई और फुटाव आने लगा, और अब तो इसमें इतने नींबू लगते हैं कि हम बांटते बांटते थक जाते हैं। और दूसरा पौधा है साथियों, ये है मोगरा का पौधा, मोतिया मोगरा का। इसको भी पहले गमले में लगाया हुआ था। इसको बंदरों ने एक दिन उखाड़ दिया और जड़ निकाल के फेंक गए, तो मैंने इसको उठा के दोबारा रोप दिया, तो ये दोबारा ठीक से फलने फूलने लग गया। कुछ टाइम बाद बंदर फिर इसको निकाल के फेंक गए, मैंने फिर रोप दिया, फिर जो है ये फलने फूलने लगा। तीसरी बार, चौथी बार बंदर आखिर में फिर फेंक दिया इसको निकाल के। मैं हर बार इसको दोबारा से रोप देता था। आखिर में एक रात को बंदर इसको निकाल के बिल्कुल अलग करके फेंक गए। मुझे लगा अब ये नहीं बचेगा, फिर भी मैंने ट्रायल के लिए इसको यहाँ पीछे आके अपने क्यारी में लगा दिया, और इसको खूब दुलारता रहा, सहलाता रहा, इसको कहता रहा कि बेटा तू तो बहुत बहादुर है, तूने 4 बार जो है अपनी जड़ों से उखड़ के फिर से जड़ें जमाई है, तो अब हार नहीं माननी। करते 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 मैंने सोचा यार ये नहीं फूलेगा, लेकिन एक दिन मैंने देखा इसकी कोपलें निकल रही थी, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, और तब से फिर ये जो है फलने फूलने लगा, और अब इसे फूल आने वाले हैं। तो देखा दोस्तों आपने कैसे पौधे हमारी फीलिंग्स को समझते हैं, और पौधों में भी फीलिंग्स होती हैं। तो अब अक्सर लोग जो भी आते हैं मेरे से पूछते हैं कि आपके पौधे इतने अच्छे हैं, आप क्या करते हो इनकी मेंटेनेंस में। तो देखो साथियों कि बच्चों और पौधों में कोई फर्क नहीं होता। बच्चों का जैसे हम लालन पोषण करते हैं, इसी तरह हमें पौधों का भी करना पड़ता है। इसको इनको जो है समय पर खाद पानी, समय पर निराई गुड़ाई सब बहुत जरूरी है। तो हर हफ्ते हम जो क्यारी में निराई गुड़ाई करते हैं,
और इनको जो साल में 2-3 बार केचुए की खाद, वर्मी कंपोस्ट, साथ में नीम की खली और साथ में जो है बोन मील, ये मिक्स करके इनको खाद दी जाती है। और जब जरूरत पड़ती है तो इसको डीएपी और एनपीके वगैरह भी थोड़ा सा हम डाल देते हैं, जिससे पौधे हरे भरे रहते हैं। और इनको जहां तक कीटनाशकों की बात है तो एक तो दीमक का अटैक बहुत होता है, तो दीमक के बचाव के लिए हम इसमें डर्स बांध छिड़क देते हैं। और दूसरी बीमारियों के लिए मेलाथियान भी काम कर जाती है। तो साथियों, अगर आप लोग भी गार्डनिंग के शौकीन हैं तो अपने अनुभव जरूर साझे करना कमेंट्स में। और अब मैं आपको एक और एस्पेक्ट दिखाना चाहता हूँ गार्डनिंग का, वो है पक्षी। जहां भी हरियाली होती है, गार्डन होता है, वहां पक्षी जरूर अट्रैक्ट होते हैं। तो हमारे यहाँ भी इस बार 4 तरह के पक्षी अपने घोंसले बना रहे हैं। एक तो बुलबुल, मैंने आपको बताया बुलबुल तो बना रही है इस हेज के अंदर। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर नजर आए तो ये यहाँ पे एक घोंसला बनता है। और दूसरा एक पक्षी है जिसको मैं पहचान तो नहीं पाया, नाम नहीं जान पाया मैं, लेकिन वो हमारे क्रिसमस ट्री में घोंसला बना रहे। देखो ये देखिए, ये अगर आप लोग पहचान पाए कि कौन से पक्षी का घोंसला है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और आजकल ये बन रहा है और अभी अंडे दे देंगे और इसमें बैठ जाएंगे। एक तीसरा पक्षी है घुग्गी, जिसको डव या फाख्ता कहते हैं। वो तो हमारी पंखे की कैप में ही 2-4 तिनके रख के और इसमें अपना घोंसला बना रही है। और चौथी है गोरैया। मैंने ये घोंसला आर्टिफिशियल लेके टांग दिया था पक्षियों के लिए। काफी समय तक तो इसमें कोई नहीं आया। अभी पिछले कुछ दिनों में 3-4 पक्षियों के जोड़ों ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया और आपस में लड़ने लगे कि बैठूंगा मैं बैठूंगा। आखिर में गोरैया की जीत हुई और अब गोरैया ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया है। गोरैया का जोड़ा रोज सवेरे आके इसको अपना जो है संभाल जाते हैं, क्योंकि गोरैया को जो है बना बनाया घोंसला मिल गया। तो अब वो निश्चिंत है, अभी अंडा देने का समय नहीं आया तो एक बार आके दिन में संभाल जरूर जाते हैं। अब इस लॉन में हमने जो है एक ये झूला भी लगाया हुआ है, ये देखिए। हम सवेरे शाम झूले पे बैठ के और खिलाते पौधों का आनंद लेना और उस पौधों को निहारना, इसका एक अलग ही मजा होता है दोस्तों। इसके अलावा हमारा गार्डन ऊपर से कैसा दिखाई देता है वो एक बर्ड्स आई व्यू मैं आपको दिखाऊंगा, और रात को इस गार्डन की क्या छटा होती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको अपने गार्डन्स की कुछ समय पहले शूट की गई वो क्लिप्स दिखा रहा हूँ, जिस समय हमारे गार्डन में पूरी बहार आई हुई थी। जो जो गर्मी बढ़ रही है, फूल कम होते जा रहे हैं, तो इसलिए आप भी जो है कुछ समय पहले का हमारे गार्डन का आनंद लीजिए। आप ये देख लिए हमने फाउंटेन के चारों तरफ जो है सिनेरिया ड्वार्फ के पौधे लगाए हुए हैं। और सिनेरिया ड्वार्फ के पौधों की एक खासियत होती है कि इसमें जब ये पूरा फूल खिल जाते हैं तो एक तरह से गुलदस्ता बन जाता है पूरा एक पौधा। और जब ये सारे फाउंटेन के चारों तरफ फूल खिल जाते हैं तो उनको देखने की छटा ही एक अलग ही होती है। वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, आप भी इसका आनंद लीजिए। ये देखिए कैसे लग रहा है, और इतना सुंदर दृश्य है कि इसको देख के लगता है कि प्रकृति ने हमें वो ऐसा तोहफे से नवाजा है जिसकी कोई भी सानी नहीं है। ये वो नायाब तोहफा है जो हमें कुदरत ने दिया है, और इसका आनंद लीजिए। और ये देखिए बर्ड्स आई व्यू हमारे लॉन का ऊपर से कैसे दिखाई देता है, ये देखो। और अब मैं साथियों आपको दिखा रहा हूँ रात का दृश्य है। ये हमारे फाउंटेन के ऊपर हमने 2 लाइट्स लगाई हुई हैं जो 6 रंग बदलती हैं। और जब ये फाउंटेन चलता है तो इसके ऊपर जो पानी गिरता है, पानी की बूंदें गिरती हैं, छन छन की आवाज आती है, और ऐसा लगता है इनका अपना ही एक लय है, अपनी ही एक सुर है और अपने ही एक सरगम है। और उससे जो है ऐसी मतलब एक संगीत में आवाज निकलती है जिसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, कानों को इतनी मधुर लगती है। और ये जो पानी की बूंदें हैं ऐसी मतवाली होकर नीचे की तरफ उतावली होकर गिरती हैं, ऐसा लगता है मानो कोई नव यौवना अपने प्रीतम से मिलने के लिए बेकरार होकर बेतहाशा दौड़ी जा रही हो। और शायद ऐसी ही सुंदरता को देखकर जो हमारे यूरोप के एक महान कवि थे कीट्स, उन्होंने लिखा होगा कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, जॉय फॉर ऑल। यानी कि एक जो सुंदर वस्तु होती है वो हमेशा सभी को आनंद प्रदान करती है। और यही आनंद साथियों हमें अपने इस गार्डन में आकर इसके दिन रात के दृश्य देखकर ऐसा अनुभव होता है
कि जिसको सिर्फ वर्णन नहीं किया जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। और इसका एक अलग ही मजा है, आंखों को सुकून मिलता है, मन को सुकून मिलता है। और बस आप देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए, इससे ज्यादा मैं कुछ इसका वर्णन नहीं कर सकता। तो साथियों, ये था हमारे गार्डन का सफर और हमारे गार्डनिंग का अनुभव और किस्से जो मैंने आपको सुनाए। आपको यह सफर कैसा लगा और गार्डनिंग के बारे में आपके क्या विचार है, आपके क्या टिप्स हैं, वो अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आज का सफर हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे एक अगले सफर में बहुत जल्द ही, और तब तक आओ करें कुछ ऐसा कि सब करना चाहे हमारे जैसा। जय हिंद, जय भारत।